राजनीतिक पार्टियां रही हैं देश में या उत्तर प्रदेश में, इसका शासन बहुत अच्छा रहा यूपी में। यूपी में वैसे तो मेरी जानकारी में मेरी राजनीति बसपा से ही शुरू होती है। और बसपा जब तक बहन जी की राजनीति जब आई, उन्होंने जब मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी, तब उनका शासन बढ़िया था। और काशीराम जी थे, काशीराम जी थे, उनके मिशन पर चलती थी, तब तक बहुत अच्छा शासन था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि जब मनवादी लोग आना शुरू हो गए, धीरे धीरे करके फिर वो व्यवस्था ध्वस्त होना शुरू हो गई। हम लोग फिर इधर उधर भटक गए, कहाँ गए, ऐसे राजनीति करना भी बंद कर दिए, किसी दल में गए किसी दल में गए, लेकिन सेटिंग नहीं बन पाई। क्योंकि हम लोग बाबा साहब के मिशन पर चलने वाले थे, पेरियार ललई सिंह के मिशन पर चलने वाले थे, पेरियार रामास्वामी नायकर पर के मिशन पर चलने वाले थे। इसलिए कहीं किसी दल में सेट ही नहीं हो पाए। इसलिए मेरी समझ में तो कोई भी दल, अब सब पूर्ण बहुमत से सरकारें बन चुकी हैं, किसी का शासन मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, बीएसपी पार्टी की जो मुखिया मायावती जी थी, उन्होंने कई पार्टियों से समर्थन लिया चुनाव में जी, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री या फिर अच्छी, क्या जी, कहेंगे इसको? इसके ऊपर चाहे समाजवादी हो चाहे बीजेपी हो, हाँ, कांग्रेस भी कई। हाँ, इसका मैटर ये है कि सामाजिक क्रांति से लाल पैदा होते हैं और राजनीति से दलाल पैदा, भड़ूहे और दलाल पैदा होते हैं। इसलिए जो राजनीतिक पार्टियां थी, उसमें सब उसी तरीके के हैं लोग। वो सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हैं, समाज के प्रति कोई कार्य करना ही नहीं चाहता है। इसलिए कोई भी पार्टी, कहीं पे उनके नज़र होती है, कहीं पे निशाने, कहीं पे वो काम अलग करते हैं, निशाना कहीं अलग होता है उन लोगों का। 27 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है? 27 के चुनाव में संभवतः बीजेपी बीजेपी की तो नहीं बनेगी, ये तो क्लियर है। अब कुछ दलों को मिला करके बन सकती है आपकी सरकार। नज़र में कौन मुख्यमंत्री अगला मुख्यमंत्री तो मेरी नज़र में अभी कोई है ही नहीं। क्यों? हाँ, कोई अभी नहीं है। इसलिए कि किसी की सेटिंग मैं देख रहा हूँ, कई जिले में हम लोग चलते हैं, देख रहा हूँ। इसलिए हमें तो कुछ नहीं अभी क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन, समझ लो कि सर यानी कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जी, होगा? 27 आने वाला है, राजनीतिक पार्टी में सभी पार्टी, क्या लगता है कि बीजेपी सरकार चल रही है, कोई टक्कर देने वाला जी, बीजेपी के सामने? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं अजय भास्कर, जिला उपाध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा, जिला बाराबंकी से। अभी आपने जो बताया है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किसकी सरकार बन सकती है। इस देश के अंदर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। जिसको आरएसएस चाहेगी, जिसका आरएसएस से समझौता होगा, वही सरकार बना पाएगा। क्योंकि इस देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सरकार बनाई जाती है, ना कि बैलेट पेपर से बनाई जाती है, ना कि किसानों से बनाई जाती है। अगर किसानों से सरकार बनाई गई होती तो आपने पूर्व में देखा है कि 750 किसानों की मौत हो गई, लेकिन सरकार मौन रही और सरकार ने इसके संबंध में कुछ नहीं किया। तमाम सारे आंदोलन देश भर में हुए, हर समाज के लोगों ने किया, लेकिन सरकार ने उस पर जो है कोई काम नहीं किया। क्योंकि वो सरकार हमारी तुम्हारी वोट से नहीं बनती है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बनती है। तो जिसका समझौता आरएसएस से होगा, उसी को सरकार नियुक्त कर देगी कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक। ये बैलेट पेपर का अगर मामला होता, अगर चुनाव देश के अंदर बैलेट पेपर से होते, तो मैं अभी तुरंत क्लियर कर देता कि कौन इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अभी मैं नहीं क्लियर कर सकता हूं, क्योंकि समझौते पे सरकारें बनती हैं, मुद्दे इस देश में होते नहीं हैं। जो भी पब्लिक इस देश में सरकार बनाती है, तो अगर कांग्रेस को हराना है तो बीजेपी को जिताना है, बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को जिताना है, अखिलेश को जिताना है तो बीजेपी को हराना है। इधर शिक्षा, रोजगार और इज्जत से रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं जो है सरकार बनाई जाती है। सरकार किसी को हराने और किसी को जिताने के चक्कर में यहाँ की पब्लिक जो है चुनती है। इसलिए अभी जब तक ईवीएम मशीन है, तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन आरएसएस से समझौता करके सरकार बना सकता है। बैलेट पेपर होता अगर, तो मैं सोच सकता था कि अखिलेश जी बन सकते हैं, या चंद्रशेखर जी बन सकती है, या बहन जी बन सकती है। जल्द जो है भीम आर्मी जी, क्या उम्मीदें हैं कि यूपी में? देखिए, जब चुनाव आएगा और चुनाव जीता जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, तो गांव में अभी 80% लोग जो है देश के संविधान और कानून नहीं जानते हैं।
तो जब देश के 80% लोग कानून और संविधान नहीं जानते हैं, तो ये ऐसी स्थिति में जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चाहे बीजेपी जीत ले या बीजेपी का समझौताकार कोई जीत लेता है, तो गाँवों में इस प्रकार की चर्चे होंगी कि बहन जी ने इतनी वोट काटी, चंद्रशेखर ने इतने वोट काटे, कांग्रेस ने इतने वोट काटे, इसी तरह सब लोग बट गए, इसलिए फला लोग जीत गए। तो अभी मैं चंद्रशेखर जी को भी नहीं कह सकता हूँ। फला लोग जैसे कि बीजेपी लोग ही हो सकते हैं। नंबर 1 पे बीजेपी का ही कब्जा है। तो अगर बीजेपी तो भी दलित पिछड़ा जितने भी जाति के हैं, अगर बीजेपी पिछड़ों को लेकर के चलती होती, तो पिछड़े समाज का देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी जानवरों की गिनती कराई देश के अंदर। अब साउथ अफ्रीका से शेर मंगाने का काम किया, देश के अंदर शेर कम थे, तभी तो उसने गिनती करा के पता लगाया कि इतने शेर कम है। तो जानवरों की गिनती कराई आजाद भारत में पिछड़े समाज का प्रधानमंत्री होकर के भी, अगर पिछड़ों की गिनती नहीं कराया, पिछड़ों को हक हकूक हिस्सेदारी इस देश में जल जमीन जंगल में नहीं दिया, तो मैं कैसे सोच लूं कि वो पिछड़ों की हितैषी है। सिर्फ वो अपने आप को चेहरा मुखौटा पहन के आती है, कहती है नहीं हमारे पिछड़े समाज के प्रधानमंत्री हैं। तो इस देश के समस्त पिछड़ों को 52% पिछड़ों को आरक्षण चाहिए। इस देश के सभी लोगों को सब कुछ चाहिए। एक अकेले नरेंद्र मोदी को मिल जाने से पर थोड़ी ना सारे पिछड़ों को मिल जाएगा। तो पिछड़ों की हितैषी सरकार नहीं, ये सिर्फ बरगलाने का काम करती है। पिछड़े लोग अपना अधिकार नहीं जानते हैं। वो नारा निकाला है हाँ, सबका साथ सबका विकास का नारा लिखाया है, लेकिन वो जानती है कि इस देश के अंदर जितना बोलोगे उतने ही लोग मानेंगे। सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है कि नहीं, इस बात को पब्लिक नहीं समझती, नहीं उखाड़ के फेंक देगी। नेपाल के तरीके से देश के अंदर क्रांति आ जाएगी। इसलिए जो है ऐसी व्यवस्था निर्माण है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। रही है। इस सरकार को जनता की मूलभूत आवश्यकताएं यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और न्याय से कोई मतलब नहीं, इसको कोई सरोकार नहीं। ये लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर जाती है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और जनता की समस्याओं से कोई इसका संबंध नहीं रहता है। और रही बात अभी बताया गया मोदी पहली बात तो ये ओबीसी का है ही नहीं। तो जब ओबीसी का है ही नहीं है, अपना लाभ लेने के लिए ये पिछड़ा वर्ग का बन गया। और पिछड़े वर्ग के लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं पिछड़े वर्ग का, इसीलिए तो ठग गया पिछड़ा वर्ग और ओबीसी एससी जितना है सब ठग गया। इसी में ठग गया वो कि ये ओबीसी का है और ओबीसी के दर्द को समझेगा। और ये बीजेपी जो है, मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी अगर फिर सत्ता में आई तो मेरे देश में वित्तीय संकट लागू होगा, कोई रोक नहीं सकता। और अभी जो तो ये इस देख सवाल पे इस बात को पब्लिक क्यों नहीं समझती? किसी अगर चाहे आबादी है, उत्तर प्रदेश में अच्छी आबादी है, चलिए ठीक समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, कई ठीक पार्टियां हैं, ठीक सुनिए जरूरी नहीं मोदी है। ठीक सुनिए क्योंकि जिस देश की जनसंख्या क्वालिफाइड होती है उस देश की जनता की समझ में आता है। मेरे देश की 70% जनता अनपढ़ है, केवल 30% पढ़ी लिखी है। और 70% जनता अशिक्षित होने के कारण उसको दूरदर्शिता का ज्ञान नहीं। दूसरी बात, जो पढ़े लिखे भी हैं उसमें भी बहुत से लोग अपने निजी स्वार्थ में अंधे हैं। ऐसा कि नहीं है? दूसरी बात, जैसे अंबेडकर जी ने भी कहा था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन जो शिक्षित हो जाते हैं तो अपने स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं। जो शिक्षित हैं वो इसी में है ज़्यादातर। जो 30% पढ़ा लिखा है उसमें से आधे से ज़्यादा इसी लाइन पर हैं। तो कैसे जो है ये बात कह जाते हो कि एससी एसटी ओबीसी के लोग सब जो है क्यों नहीं अपने मन के हिसाब से सरकार बनाते हैं? दूसरी बात, ये जो तानाशाही सरकार, पहली बार सरकार है मेरे देश में जिसने तो 70-80% संविधान ही मेरा खत्म कर दिया। जब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं रह गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये जनता के मूलभूत समस्याओं के विपरीत कानून बनाती है तो नकेल का काम करती है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट माने मेरे देश में कुछ नहीं रह गया, तो अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? पहले मेरे देश की सरकार है जो जनता की मूलभूत समस्याओं पर पैसा न खर्च करके मंदिर और मस्जिद पर पैसा, मंदिर पर खर्च कर रही है, मंदिरों के जीर्णोद्धार पर खर्चा कर रही है। हमारे देश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं
और जितने स्कूल बंद किए जाते हैं उससे ज़्यादा ठेकेदारों के खोले जा रहे हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि जब महंगी शिक्षा होगी प्राइवेट में, लोग पढ़ा नहीं पाएंगे तो जनता अशिक्षित रहेगी, और जब जनता अशिक्षित रहेगी तभी तो कांवड़ होएगी, तभी तो पाखंड पर विश्वास करेगी, तर्क करने की क्षमता नहीं होगी। क्योंकि आरएसएस सरकार रही, आरएसएस जो है हमारे देश में हमेशा जो है शिक्षा की विरोधी थी। 1818 में अंग्रेजों ने जिस गांव की जनसंख्या 200 से अधिक थी वहां पर स्कूल खोलना शुरू किया था, और इसी आरएसएस वालों ने विरोध किया था। आज आरएसएस सत्ता में है, धीरे धीरे सब खत्म कर रही है, शिक्षा खत्म कर रही है। और ईवीएम मशीन जो लेकर आई, चोर मशीन, आज बताइए मेरे देश में क्या जस्टिस लोया का मर्डर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। संजीव भट्ट का बताइए जेल में पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है? जो गोधरा कांड हुआ साजिश के तहत करवाया गया। तो आज जो है वही हो रहा है, जो जैसे चौथा स्तंभ है मीडिया, मीडिया आज खरीदी गई है, और एक हेड बैठा होता है जो यहाँ से जाता है न्यूज प्रसारण के लिए, तो वहां से देखा जाता है इसमें क्या है, तो उसके हिसाब से जो होता है उसको निकलवाया जाता है, और नहीं तो रोक दिया जाता है। अगर कोई भी पत्रकार हिम्मत जुटाता है चैनल तो उसका बंद कर दिया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। करते हैं कि बीजेपी सत्ता से दूर रहे, लेकिन अब समस्या है इलेक्शन कमीशन भी मेरे देश में नहीं रहेगा। बताइए, जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होती है कल्याणकारी योजनाओं का पैसा रोक दिया जाता है। लेकिन ये सरकार जब 4 दिन पहले जो है कोई कल्याणकारी योजना लागू करती है और चुनाव के दौरान भी पैसा देती रहती है, ये क्या है? अगर इसी तरह से होता रहा तो चाहे 27 आवे चाहे 29 आवे, कोनो फर्क नहीं पड़ा, बीजेपी चुनाव जीत जाएगी।